Dear student, in SHT we are discussing history first chapter French Revolution. And in this chapter we have discussed the last topic in last videos, the abolition of slavery. So today I am going to take one more topic, the revolution and everyday life. कि क्या रिवॉल्यूशन जो हो रही थी फ्रांस में, क्या वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल लेवल को ही कोई रिफॉर्म कर देते हैं, हमारी सोसाइटी में लोगों की डे टू डे लाइफ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन फ्रांस में हम देखें तो जिस तरीके से रिवॉल्यूशंस बढ़ रहे थे, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़ रहे थे, एक्टिविटीज़ जिस तरीके से बढ़ रही थी, उसने एवरीडे लाइफ को भी बड़े पैमाने पे प्रभावित किया था। सो आज हम इस चैप्टर में इस टॉपिक को देखेंगे कि रिवॉल्यूशन ने एवरीडे लाइफ को कैसे चेंज किया था। सो नाउ लेट वी स्टार्ट। The revolutionary government took it upon themselves to pass law that could translate the ideals of liberty and equality into everyday practice. रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट्स का मतलब सीधे तौर पे ये है, ऐसी गवर्नमेंट जो सोसाइटी पे, पॉलिटिकल सिस्टम में, इकोनॉमिकल लेवल पे, हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ बदलाव चाहती थी। तो ये जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने बहुत सारे ऐसे लॉ पास किए थे जिसके बाद, या हम कहें कि जिनके माध्यम से लोगों की लाइफ में, यानी डे टू डे की लाइफ में हर एक पीपल्स को लिबर्टी दी जाए और इक्वलिटी दी जाए। लिबर्टी का मतलब फ्रीडम हो, उन्हें अपनी ऑक्यूपेशन से रिलेटेड फ्रीडम हो, उन्हें अपनी बातों को रखने का फ्रीडम हो, अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने का फ्रीडम हो, ऐसी चीज़ों के बारे में लिबर्टी थी। इक्वलिटी, हर एक पीपल्स इक्वल हो, किसी को प्रिविलेजेस ना दी जाए, किसी को बर्थ बेस्ड प्रिविलेज ना हो, हर एक पीपल्स को इक्वल ट्रीट की जाए। तो गवर्नमेंट मैक्सिमम ऐसे ही लॉ पास की थी जिसमें लिबर्टी एंड इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। One important law that came into effect soon after the storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship। कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट था उस समय, एक लॉ बनाया गया था, एबलिशन ऑफ सेंसरशिप। और यह लॉ आया था जब पीपल्स ने बस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था या स्टॉर्म कर दिया था 1789 में। उसके बाद एक लॉ बनाया गया, एबलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब ये कि कोई भी बुक्स हो, कोई भी न्यूज़पेपर हो, कोई भी आर्टिकल हो, बगैर गवर्नमेंट के चेक किए बिना उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता, उसे लोगों के बीच में नहीं रखा जा सकता था। ऐसा कॉन्सेप्ट हमारे सेंसरशिप में था। तो इस सेंसरशिप को हटाने की बात लोगों ने कही थी, और ये हमको 1789 के बाद लाया गया पहला एक बेहतर, या हम कहें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ था। अब देख लेते हैं क्या इसमें कहा गया है कि सेंसरशिप के बारे में। अगली लाइन में डिफाइन है कि इन ओल्ड रिजाइम ऑल रिटन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज एंड बुक्स, न्यूज़पेपर्स, प्लेज and could be published or performed only after they had been approved by the censor of the king। कि जब ओल्ड रिजाइम का मतलब पुराने समय में फ्रांस का जो पुराना सिस्टम था, मोनार्किक सिस्टम था, उस समय की बात हो रही है कि उस समय में ओल्ड रिजाइम में जो रिटन मटेरियल्स थे या जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी, बुक्स हैं, न्यूज़पेपर है, या कोई प्ले है, कोई नाटक है, इनको तभी पब्लिश किया जा सकता था या स्टेज पे परफॉर्म किया जाता था जब तक किंग ने उस पर अपना अप्रूवल ना दिया हो। यानी वो कोई बुक आई, किसी ने बुक लिखा, वह सबसे पहले किंग के पास जाएगी, किंग और उसके जो रिलेटेड मेंबर्स थे वो उसको चेक करेंगे, पढ़ेंगे, अगर उनको सही लगा तो वो आगे भेजेंगे, अदरवाइज उसको वहीं पे ब्लॉक कर देंगे, वहीं पे रोक देंगे, उसको रोक मना कर देंगे कि आगे नहीं जा सकता। तो
तो ऐसा सिस्टम उस समय में था। तो इस सिस्टम को हटाया गया था 1789 में, जब बस्टाइल फोर्ट को स्टॉर्म कर दिया गया या डैमेज कर दिया गया था। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेस टू बी अ नेचुरल राइट। उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन में मेंस एंड सिटीजन के वोटिंग राइट को डिक्लेयर किया गया था। उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कही गई थी और उन्हें नेचुरल राइट दिया गया था कि वे स्पीच बोल सकें, वह अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके, अपनी बातों को लोगों के बीच में रख सके। तो हम देख सकते हैं कि रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ साथ एवरीडे लाइफ भी बहुत बड़े पैमाने पे चेंज हो रही थी।